मैं प्रियंका, आप सभी का भारत के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अनअकैडमी में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक तो मैंने आप लोगों के कहने से ही टॉपिक्स स्टार्ट किए और फिर आप ऐसे मर-मर के आते हो, ये गलत बात है। इससे बढ़िया तो टेस्ट सीरीज़ थी, है ना? टेस्ट सीरीज़ में क्या रहता है, बच्चों को थोड़ा-सा ये रहता है कि चलो मतलब ठीक हो रहा है, ये भी ठीक हो रहा है, तो उसमें थोड़ा रिदम बना रहता है। मिडाइवल हिस्ट्री में लोग डरते ही रहते हैं, पर थोड़ा-सा डर निकालो, तो आपको करना तो पड़ेगा मिडाइवल हिस्ट्री तैयार क्योंकि आपके आने वाला है प्री और मेंस में। हम पढ़ने आए हैं मैम, अच्छा आप पढ़ने आए हो? वैसे हम भी पढ़ाने ही आए हैं सरकार वैसे तो। रमन झाझड़िया जी, प्रवेश चौधरी, देवेंद्र चौधरी जी थैंक यू। सीमा चौधरी, सब लोग चौधरी-चौधरी भरे पड़े हैं। जूली मीणा, ज़्यादातर क्लास में ये मतलब या तो ऐसा है कि दूसरी कास्ट वाले अपना लिखते नहीं है। मतलब चौधरी और मीणा 2 में ही कॉम्पिटिशन चलता है। ऐसा कुछ ज़्यादा है क्या? लड़ाई-वड़ाई है क्या लो आपस में? प्रकाश चौधरी जी नमस्कार। देखिए प्यारे साथियों, आज सुबह जो हमारी स्पेशल क्लास हुई थी, उसमें हमने एक बहुत सुंदर टॉपिक पे बात की थी, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और इवन बहुत सारे बच्चों के बाद में मैसेज आए कि मैम बहुत अच्छे से आपने हमको मोहम्मद बिन तुगलक समझाया और हमने वहाँ पे ये भी साबित किया है कि किस प्रकार से वो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बेवकूफ़ था। बुद्धिमान भी सबसे ज़्यादा वही है और बेवकूफ़ भी सबसे ज़्यादा वही है। हमने ये भी बताया कि उसमें जो पागलपन का अंश था वो इसलिए नहीं था कि वो अपने समय के बराबर था, बल्कि पागलपन का अंश इसलिए था कि वो अपने समय से बहुत आगे था। बिल्कुल राम-राम सा। और स्थिति आगे चल के ये हुई कि उसने जो भी अपनी पॉलिसी बनाई, वो समय से बहुत ज़्यादा आगे थी, लेकिन तत्कालीन समाज उनको समझ नहीं सकता था, उनके बराबर नहीं जा सकता था और इसलिए एक के बाद एक बेचारे की योजना असफल होती चली गई और एक समय ऐसा आया कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, तो ऐसा लगा कि आज दिल्ली सल्तनत को मोहम्मद बिन तुगलक से और मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत से मुक्ति मिल गई। ये सब हमने देखा। प्यारे साथियों जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश की अगली कड़ी में जिस शासक का नाम आता है आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे फिरोज तुगलक और फिरोज तुगलक ने जो वेलफेयर संबंधित यानी कि एक तरह से ये कल्याणकारी शासक रहा है और ये कल्याणकारी शासक किस प्रकार से है इसकी कुछ बातों को हम आज यहाँ देख पाएंगे। आप सबको पता है कि दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा वंश था जिसको हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं, अखिल अग्रवाल जी नमस्कार। और हमने देखा कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक थे और हमने सुबह की क्लास में आप लोगों को बताया था कि ये तुगलक जो वंश था वो एक मिश्रित वंश था। ये कैसा वंश था जी? ये एक मिश्रित वंश था। मिश्रित वंश क्यों था जी? क्योंकि ये करोना तुर्क थे, हैं? अब बात ये आई कि क्यों थे? मिश्रित वंश किस प्रकार का था? तो यहाँ हमने देख लिया कि मिश्रित प्रकार का ये वंश इसलिए है कि प्यारे साथियों इनके जो पिता हैं पितृ पक्ष की ओर से तो ये कौन से वंश के लोग हैं जी? ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लेकिन इनकी जो मातृ पक्ष को अगर देखें तो मातृ पक्ष की ओर से ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। परवेज आलम जी नमस्कार और परवेज ने बहुत सुंदर मुझे आज एक हेट गिफ्ट किया और थैंक यू सो मच। और जितना सुंदर आपने टोपी दिया उससे ज्यादा सुंदर आपने लिखा, तो दिल से आपका शुक्रिया। तो देखिए प्यारे साथियों, तुगलक काल में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कभी बताएंगे आपको प्लस क्लास पे कभी पढ़ाया नहीं। और ये पहला व्यक्ति है जिसने गाजी की उपाधि ली और गाजी का मतलब धर्म योद्धा होता है एक तरह से। और रोहिणी गुप्ता जी भंवर जी नमस्कार। और तुगलक काल से ही हम कुलदीप राठौड़ साहब देखते हैं एक बात को कि बड़ा अच्छा सा ऐसे एनवायरनमेंट बनता है दिल्ली सल्तनत में क्योंकि मातृ पक्ष अगर साथ हो रहा है तो ये है कि ये लोग अब थोड़ा सा कलिष्ठ नहीं रहे। अब हिंदू और जो इस्लामिक कल्चर है वो हमको मिक्स होता हुआ नजर आ रहा है और इंडो इस्लामिक कल्चर इतना अच्छे तरीके से आपस में आत्मसात हो जाएगा एक दूसरे के कि भी थोड़े दिन बाद में पता ही नहीं चलेगा कि ये अलग है कि हमारे ही हैं कि हर हम उनको अपना ही मान लेते हैं और वो हमें अपना मान लेते हैं, एक दूसरे को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सब बातें हुई। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना, मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में सिंध भट्टा में हो गई। उनके बाद में उनका मतलब भाई है, रियल ब्रदर नहीं है, सौतेला भाई मान लीजिए, मैं कहूँ सहोदर है, मतलब सौतेला भाई भी नहीं है, मतलब चाचा ताऊ का बेटा है और जिनका नाम क्या है जी? आपका फिरोज शाह तुगलक, वो शासक बनते हैं। ऋचा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा की भी मुझे टोपी मिली कल और ऋचा तुमने भी जो उसमें लिखा वो बहुत सुंदर लिखा और मुझे बड़ी बहन के तौर पे आपने माना, उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। और मैं कोशिश करूंगी मेरे से जितना सपोर्ट हो सके बेटा मैं हमेशा तुम्हारी करती रहूं।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिरोज तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या-क्या स्पेशल चीज़ें थी। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक तो देखो इसका उपनाम ही क्या लिख रखा है हमने, इसका उपनाम ही लिख रखा है दिल्ली सल्तनत का अकबर। तो आप सब जानते हो मुगल काल में जो शहंशाह अकबर थे, वो बहुत अच्छे बादशाह माने गए हैं। उनको हम महान बादशाह बोलते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिस प्रकार से मुगलिया जो काल था, मुगलिया काल में जो अकबर थे, वो एक महान शासक थे। उसी प्रकार से अगर सल्तनत के इतिहास को हम पढ़ते हैं, तो फिरोज तुगलक भी अपने कार्यों के कारण दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक महान शासकों में से एक है। देखिए महान तो अलाउद्दीन खिलजी भी है, उसको भी आप बुरा मत मानिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तो विजय अभियानों में महान है। उस जितनी फतेह किसी ने नहीं की, उत्तर दक्षिण भारत सबको वो जीत लाया। इन्हों विजय अभियान में नहीं है फिरोज तुगलक का नाम। फिरोज तुगलक है, उनका नाम महान इसलिए लिया जाता है कि इन्होंने जो पॉलिसीज बनाई जनता को लेके, जो डिपार्टमेंट्स बनाए, वो डिपार्टमेंट और जो इनकी योजनाएं थी, वो बहुत ज्यादा कल्याणकारी रही। इंदु बालाजी नमस्कार। और इनकी लोक कल्याणकारी योजनाओं के कारण इनके द्वारा जनता के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, अपनी प्रजा के हित में जो विभाग बनाए गए, उन्हीं के कारण इसको हम दिल्ली सल्तनत के अकबर के तौर पे दर्जा देने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसके बारे में कुछ खास बात आपको बताएं। इस फिरोज शाह तुगलक को जब हम आगे देखते हैं, तो इस फिरोज शाह तुगलक के लिए बहुत सारे नाम आपको प्रचलन में मिलेंगे। और देखिए फिरोज शाह तुगलक की लाइफस्टाइल के बारे में अगर हम देखें, तो इनके जो पिताजी हैं फिरोज तुगलक, अब मैं बार-बार फिरोज नाम लिखूंगी, आप समझ जाना फिरोज तुगलक की बात कर रहे हैं। गौरव मीणा जी नमस्कार, संदीप जलवाल जी नमस्कार। फिरोज तुगलक के जो पिता हैं, उनका नाम था रज्जब मलिक। इनके पिताजी का नाम है रज्जब मलिक, इनके अब्बा जान है। और इनकी जो अम्मी है, इनकी मतलब जो माताजी है, उसका नाम था बीबी जेला। अब देखिए, ये इनके पिता है रज्जब मलिक, ये क्या है जी? मुसलमान है, प्योर मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है। इनकी माताजी है बीबी जेला, और बीबी जेला कौन है जी? हाँ, एक राजपूत राजा थे जिनका नाम मिलता है रनमल। उन रनमल की क्या है? पुत्री है। तो क्या मैं कह सकती हूँ, पहलवान खान जी सलाम वालेकुम, तो क्या मैं कह सकती हूँ फिरोज तुगलक है, फिरोज तुगलक में मुस्लिम प्लस राजपूत दोनों का मिश्रण मौजूद है, दोनों का मिक्स खून बहता है। पहली बात ये हुई। आप सबको पता है कि मध्यकालीन भारत के जो मुस्लिम लोग हैं सल्तनत काल के, ये सब महान योद्धा है, सब महान योद्धा है। और राजपूत भी उनसे कोई कम नहीं है। राजपूत भी भारत की सबसे सम्मानित और स्वाभिमानी जातियों में से गिनी जाती है। तो राजपूत का मतलब क्या हो गया रे? वही हिंदू। राजपूत का मतलब क्या हो गया? वही हिंदू। तो अब देखिए स्थिति क्या है फिरोज तुगलक में। ये पिता के द्वारा सिखाए गए इस्लामिक कानून है, उनको भी बहुत इज्जत देता है। लेकिन इनकी माँ ने, जो कि एक राजपूतानी है, एक छतरानी महिला है, उसने भी अपने बच्चे को हिंदू धर्म के बारे में जो चीजें बताई, उसको भी वो बहुत फॉलो करता है। आगे चल के जब भी इस व्यक्ति के इतिहास को हम देखेंगे, बजरंग बिश्नोई जी नमस्कार, तो क्या फिरोज तुगलक कभी हिंदुओं के प्रति कोई गलत नीति अपना सकता है? कोई कट्टरता दिख सकती है? नहीं दिखेगी। उसका एक नेचुरल लगाव, उसका एक नेचुरल प्रेम और सिंपैथी है, वो सदैव हिंदुओं के प्रति रहेगी। और वो उसकी पॉलिसीज में, उसके बनाए डिपार्टमेंट से, उसमें हमको अच्छी तरीके से नजर आएगी। तो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया कि तुगलक काल की उदय होने का मतलब ये था कि अब इंडो इस्लामिक कल्चर है, वो आपस में मिक्स होता जा रहा है। और उसका जो कारण है वो वैवाहिक संबंध है कि मुसलमानों का यहाँ हिंदुओं के साथ विवाह हो रहा है, और उनसे जो संतानें आ रही है, वो आगे चल के दोनों कल्चर को एक करने की कोशिश कर रही है। ये बात आई। अब देखिए स्थिति क्या हुई। ये हो गया। इनके जो भाई हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज के भाई लगते हैं वो। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो मृत्यु है, वो आपको पता है ठट्टा नामक स्थान पे हो गया था, जो कि सिंध में पड़ता है। सिंध, इसको ठट्टा, इसको कई बार भट्टा भी बोल देते हैं ना, ठट्टा भट्टा ऐसा गड़बड़ भी कर देता है। सिंध में उनकी मृत्यु हो गई थी 1351 में। तो जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, तो इस फिरोज तुगलक के द्वारा अपना प्रथम राज्याभिषेक था जगदीश प्रसाद आकर सर नमस्कार। इन्होंने, राव चूड़ा का बेटा रनमल था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कह रहे हो।
अच्छा, परवेज़ को तो अच्छी आती है हिस्ट्री इसका मतलब। देखिए मित्रों, इनका प्रथम जो राज्याभिषेक था, वो हुआ कहाँ पे? आपके भट्टा सिंध नामक स्थान पे और बाद में वो तो अफ़रा-तफ़री में करवाना पड़ा। अफ़रा-तफ़री में इसलिए करवाना पड़ा कि पहले क्या गृह युद्ध की बड़ी स्थिति है और अगर राजगद्दी खाली है तो हर कोई शासन की दावेदारी करेगा, लोग उसके खिलाफ गठबंधन बनाएँगे, है ना? तो तुरंत उसने जैसे उनकी मृत्यु हुई अपने भाई की जोना खान, ओना खां, उल्लुग खां या मोहम्मद बिन तुगलक, तो तुरंत उन्होंने क्या किया? अपना राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद में उन्होंने दोबारा से अपना विधिवत राज्याभिषेक कराया और दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ मोहित जैन साहब, नमस्कार, वो इन्होंने कहाँ करवाया जी? दिल्ली में करवाया। इस प्रकार इनके 2 राज्याभिषेक हमको नज़र आते हैं। एक विशेष बात और बताएँ आपको, प्यारे साथियों, फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, जिसने स्वयं की आत्मकथा भी लिखी। तो यानी ये भी एक बात हुई कि ये एक साहित्यकार सुल्तान था। कैसा सुल्तान था जी? साहित्यकार सुल्तान था। बाकायदा इसने फुतूहात-ए-फिरोज़ शाही नामक कृति की रचना की, जो कि स्वयं की आत्मकथा है। टफ होती है स्वयं की आत्मकथा लिखना। क्यों? क्योंकि भई उसमें अपनी अच्छाई, बुराई, अपने युद्धों में आपकी सफलता, असफलता, कई सारी चीज़ों को लिखना होता है और एक शासक यानी आप में से भी कोई डायरी राइटिंग करे सपोज़ करो, तो डायरी राइटिंग टफ होती है ना। कई बार इंटरव्यू देने आते हैं आरएस के बच्चे, तो उनसे हम उनकी हॉबी पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है? डेफ़िनेटली आपसे पूछा जाएगा, आपकी अभी से आप अपनी हॉबी बना लेना। आरएस इंटरव्यू में आपसे हॉबी हमेशा आपकी पूछी जाएगी। नहीं भी होते, हालाँकि हॉबी अभी कुछ होती नहीं है, ईमानदारी की बात तो ये है, क्योंकि ज़िंदगी भर हॉबी बनाने का समय मिला कब? जब बचपन से लेके तो भागे फिर रहे हैं पढ़ने के चक्कर में। ये किताबड़ी पढ़ ली ये कम है क्या? तो हॉबी तो ठाले आदमियों का काम होता है बैठ के हॉबी बनाओ, है ना? तो हॉबी ईमानदारी से होती नहीं लेकिन वो भी एक वो चलन है ही कि आरएस के इंटरव्यू में आपसे चाहे आईएएस का हो, सिविल सर्विस के जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें आपसे हॉबी पूछी ही जाती है। ये 101% बात है। अब कई सारे बच्चों की तो हालत ये है कि बच्चों को रुचि और अभिरुचि में अंतर नहीं पता होता। सच रहेगा। रुचि और अभिरुचि में एक तो होता है इंटरेस्ट और एक होता है हॉबी, दोनों में बड़ा अंतर होता है। कई बच्चे आपको क्या बोलते हैं, कई बच्चे आके हमको कहते हैं, विजय कृष्णिया जी नमस्कार, कि मैं जॉगिंग करता हूँ। तो जॉगिंग आपकी हॉबी थोड़ी हो सकती है। जॉगिंग हॉबी थोड़ी है, जॉगिंग क्या है? जॉगिंग आपकी रुचि है, वो आपकी पसंद है। आप स्वास्थ्य के कारणों के लिए आपका इंटरेस्ट है कि आप ठीक रहोगे। हॉबी अलग होता है। हॉबी तो वो होता है जिसमें आप खो जाओ। हॉबी तो उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें खो जाओ, जिसको आप पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। नहीं, नहीं, जो होता है ना बहुत डेडिकेशन होता है, वो होता है हॉबी। अब रुचि अलग होती है। कई बच्चे कहते हैं कि हमको मूवी देखना, अरे तो मूवी देखना आपकी रुचि है, पसंद है, आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, वो हॉबी थोड़ी हुई। वो हॉबी थोड़ी हुई, है ना? हाँ, तो ये बल्कि कई बच्चे बोल देते हैं, सर क्रिकेट को तो फिर भी चलो हम कह सकते हैं कि चलो थोड़ी बहुत मैं थोड़ी रुचि है हमारी, क्रिकेट दोनों हो सकता है, रुचि और अभिरुचि दोनों हो सकता है। लेकिन कई तो ऐसे बच्चे आते हैं कि आके कहते हैं कि सर मेरे को तो जॉगिंग करना मेरी अभिरुचि है, तो बड़ा ताज्जुब होता है, जॉगिंग करना कैसे होता है? अब एक दिन एक स्टूडेंट थे हमारे, उन्होंने कहा कि मुझे करणी माता की वो जो होते हैं ना लोकगीत होते हैं, वो सुनना पसंद है। तो मैंने कहा तू खुद ही कह रहा है वो पसंद है तेरे को, तो मतलब वो तेरी रुचि है, अभिरुचि थोड़ी है। तो हॉबी नहीं है वो। तो कह रहा अरे मैम हाँ, ये बात तो है। तो मैंने कहा चलो आपको पसंद है, तो आप एक सुनाइए हमको। कह रहा मैम केवल सुनना पसंद है, गा नहीं सकता। तो मैंने कहा अभिरुचि फिर वो हॉबी कैसे हो सकती है? हॉबी तो वही होती है जिसको आपको उसके बारे में सब कुछ पता हो। बल्कि आप सुनना पसंद है। ऐसे तो मेरे को भी मैं कहूँ मेरे को अभी अरिजीत सिंह के, बादशाहों के, डी पार्क के गाने सुनना बहुत पसंद है। लेकिन मैं गा एक का भी नहीं सकती, तो वो मेरी हॉबी नहीं है ना, ऐसा हुआ। ख़ैर चलो, इस मुद्दे पे तो फिर कभी किसी इंटरव्यू की क्लास में बातचीत करेंगे आप लोगों से। तो थोड़ा-सा ये आपको आज से ही ध्यान रखना है रुचि, अभिरुचि। तो कई बच्चियाँ हमारे पास आती हैं, स्पेशली लड़कियों की बात कर रहे हैं। तो वो आके कहती है मैम डायरी राइटिंग मेरी अभिरुचि है, मैं डायरी राइटिंग करती हूँ। तो मुझे हमेशा एक ही इस चीज़ का डाउट रहता है। मैं कई बार पूछती हूँ कि आप निष्पक्ष डायरी लिख पाते हैं क्या? तो कई लड़कियाँ कहती हैं यस मैम। तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि बेटा निष्पक्ष डायरी तो लिखना मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी आदमी के लिए संभव है, क्योंकि हर आदमी की पर्सनल लाइफ़ से भी एक पर्सनल लाइफ़ होती है। एक वो लाइफ़ जिसको हम
सब लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक वो लाइफ जो हमारे घनिष्ठ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और प्यारे मित्रों, आप झूठ बोलो या मत बोलो, वो तो मुझ पे मैं नहीं कह सकती, क्योंकि सच नहीं उगलवा सकती आपसे, नार्को टेस्ट नहीं कर सकती आपका। एक वो भी बात होती है आपकी लाइफ में जो ज़िंदगी में आपके सिवा कोई नहीं जानता, केवल आप ही जानते हो। बोलो सही बात है। अजय कुमार मिठारवाल सर नमस्कार, बड़ा जल्दी आप घर भी पहुँच गए। होती है ना? तो मतलब पर्सनल लाइफ से भी एक पर्सनल लाइफ होती है। अगर आप लिखने ही बैठ रहे हो डायरी, तो वो भी आपको लिखनी चाहिए, लेकिन वो तो कभी नहीं लिखी जा सकती। क्यों? अगर आप सच मतलब 100% सच कभी डायरी में लिख दोगे, तो रिश्ते टूट जाएँगे, घर टूट जाएँगे लोगों के, हज़ारों लोगों का घर तबाह हो जाएगा। जो अगर वो किसी के हाथ लग गई तो आपकी डायरी, तो निष्पक्ष डायरी लिख नहीं सकते, तो निष्पक्ष डायरी ही जब आप नहीं लिख सकते, तो फिर वो आपकी अभिरुचि कैसे हुई है बताइए? नहीं हो सकता ना, वो रुचि है, ठीक है लिख लेते हैं। फिर वो बच्चियाँ तुरंत चेंज हो जाती हैं कि मैम हम तो बस नॉर्मल चीज़ें लिखते हैं। तो मैंने कहा नॉर्मल खास लास्ट की बात बताओ, जो आपकी लाइफ़ की सबसे अच्छी है और सबसे बुरी है। तो सबसे बुरी तो लाइफ की क्या बात होती है? आप अपने लेवल तक क्या बात होती है? सबसे बुरी बात तो ये थी मैं आरएस में फेल हो गया या फेल हो गई, या मेरे को मेरी जी या बी ने धोखा दे दिया, बस 2 ही चीज़ें होती हैं, या मतलब घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है। अच्छी बात क्या होती है? मैं आरएस मेंस पास हो गई और मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, ये अच्छी बात है। तो ये ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी बातों में उलझते हैं। तो ये क्या है? ये रुचियाँ हमारी, है ना? तो खैर ये मुद्दा आ गया तो मैंने बताया। तो ये एक बड़ी बात है, ये कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि तत्कालीन समय में इस व्यक्ति के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई। आत्मकथा लिखने का तात्पर्य ये था, अगर ये अपने दरबारी इतिहासकार से इतिहास लिखवाता, तो हो सकता है ये अपनी एक भी पराजय ना लिखवाए। ये दरबारी इतिहासकार पराजय लिखेगा ही नहीं, वो अपने शासक की बुरी-बुरी तारीफ करेगा। लेकिन शासक खुद ही अपनी अभी वो लिख रहा है आत्मकथा, तो फिर उसको थोड़ा-सा ईमानदार बनना ही पड़ेगा। और अपनी गलतियों को स्वीकार करना एक शासक के लिए, एक सुल्तान के लिए कोई छोटी बात नहीं होती। आज अपने को लगने में लगता है क्या हो गया इसने, लिखती होगी, लेकिन आप सोच के देखिए कि तत्कालीन समय में इस व्यक्ति के द्वारा एक निष्पक्ष और ईमानदार और पूर्वाग्रहों से रहित होते हुए अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयास किया गया, जो कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कार्य मेरी नज़र में आज मुझे लगता है। आगे देखिए। हॉबी क्या बोलें? अभी से? अच्छा, इतना जल्दी यही बता दूँ कि हॉबी क्या बोलें तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो, तो तू इंटरव्यू देने आएगा मेरे से हैं? इंटरव्यू देने आ चुपचाप, फिर बताऊँगी। पहले पास हो मेंस, फिर आ जा, फिर तेरे को 10 हॉबियाँ बताती हूँ जहाँ क्रॉस क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना? आगे देखिए, तो हमने देखा फुतूहा आज वैसे हमारे राजस्थान में जो ये सब है ना, ये हॉबी मानी जाती हैं। लोग ये जो बागवानी करना और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना और डायरी लिखना, ये सब हॉबी में ही मानी जाती है, आप टेंशन मत करो, बता दूँ। लेकिन थोड़ा-सा वहाँ बहुत समझ के उत्तर देना होता है। कई बार चलो अब बात आ गई तो 2 मिनट आपकी और मैं वेस्ट करना चाहूँगी यहाँ पे। जब मुद्दा भी ठीक चल रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा भी है। एक दिन क्या हुआ कि कोई एक बच्चे ने बताया कि मेरी हॉबी वो है क्रिकेट है। तो उसको मैंने सवाल पूछा, एक जनरल सवाल पूछा। तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, क्रिकेट में 2 ऐसी कोई ख़ास बात बताइए। रामकिशोर शर्मा जी नमस्कार, कि क्रिकेट की 2 ऐसी ख़ास बात बताइए जो हम लोगों को नहीं आ रही। अब आपका उत्तर क्या होना चाहिए था वहाँ पे? भई मैंने वहाँ पे बताया कि क्रिकेट की ऐसी कोई 2 ख़ास बात बता दीजिए, क्रिकेट से संबंधित कोई रूल है, कोई और कोई बात है, कोई क्रिकेटर का कोई आज तक का कोई बड़ा अचीवमेंट जो हमको नहीं पता हो। इतना छोटा-सा सवाल बच्चा उत्तर नहीं दे पाता है। 2 टाइप के उत्तर होंगे, 2 टाइप का उत्तर, या तो बच्चा क्या बोलता है, या तो उसको ने ये किया, सौरव गांगुली ने ये किया, सचिन ने ये किया, सहवाग ने ये किया, है ना? तो बड़ा अजीब लगता है। अजीब क्या लगता है कि तो फिर हम अगर मान लो आपको तो ये भी पता है कि इंटरव्यू बोर्ड तो बहुत खतरनाक है, आपसे तो बहुत सीनियर है। मान लीजिए भई उसको ज़रूरी नहीं है, उसको कुछ भी आ रहा है, ज़रूरी नहीं है मैं इंटरव्यू बोर्ड में तो मेरे क्रिकेट में एक नाम भी मुझे आता है। लेकिन मैंने एक मान लो सवाल पूछ लिया और आप कोई बात बता रहे हो, तो मेरी तो मजबूरी है ना, मैं तो एग्ज़ामिनर हूँ, मैं तो यही कहूँगी ये तो मुझे पता था, आप तो अलावा बताइए। आज से ज़िंदगी में कोई बात बता दो, ऐसा रूल बता दो जो बना ही नहीं हो क्रिकेट में, तो भी मैं तो यही कहूँगी कि ये तो मुझे पता है, इसके अलावा बताइए। तो आप क्या करोगे, है ना? तो बच्चों का बच्चे कहाँ उलझ जाएँगे, बच्चे क्या उलझते हैं, बच्चे तो चालू हो जाते हैं कि मैम ये होता है, वो होता है। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट आते हैं, फिर वो एक बच्चे ने मतलब 2-3 बच्चों ने ये जवाब दिया कि कुछ तो ये कि मैम ऐसे तो कैसे, कुछ तो क्या बोलते हैं, मैम ऐसे तो कैसे पता हमको कि आपको क्या नहीं पता, है ना? कुछ तो ये कह के चुप हो जाते हैं, सॉरी मैम।
या कुछ ये कह देते हैं कि मैम चालू हो जाते हैं, ये इसने इसको दीवार कहते हैं, इसको फलाना जी कहते हैं, है ना? लेकिन उसका हॉनेस्ट उत्तर क्या हो जाएगा जी? हॉनेस्ट उत्तर हम सिंपली उसको बोलेंगे कि सर मुझे ये नहीं श्रीमान या श्रीमती मुझे ये नहीं पता, या माननीय बोर्ड मुझे ये नहीं पता कि आपको क्रिकेट के बारे में क्या पता है, क्या नहीं पता। मैं मेरी तरफ से आपको विशेष चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। दैट्स इट, बात खत्म। अब चाहे हो सकता है आपने उसको वो बात बताई हो जो अगले को पता हो, या वो बताई हो जो अगले को नहीं पता हो। आप उस क्वेश्चन से फ्री। बोलो सही बात है कि नहीं? लेकिन आपको अगले को कुछ नहीं आ रहा, फिर भी आप उसको बता रहे हो बिना ये कहे कि मुझे नहीं पता आपको आ रहा है कि नहीं, तो फिर आप गए, ये भी मान लो, है ना? तो थोड़ा-सा वहाँ पे हमारी प्रेज़ेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हम उन्हीं से ऐसे क्वेश्चन करवाएँ कि वो वहीं-वहीं चकरी मारते रहें। तो ये थोड़ा-सा रहता है, वैसे स्टूडेंट के हाथ में ही होता है, 10-5 मॉक देता है तो बच्चा समझ जाता है। बहुत सिंपल होते हैं इंटरव्यू, कभी आपसे मिलेंगे तो बताएँगे। मैं भेजूँगी आपको कुछ इंटरव्यूज़ भेजूँगी, आप देखना, है ना? हाँ, ब डो डेढ़ होशियारी नहीं बतानी, बिल्कुल सही कह रहे हो। हॉनेस्ट रहना है अपने को, हॉनेस्ट रहना है। कई लोगों को आता नहीं है, फिर भी वहाँ इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं ना। नहीं आ रहा, बेसिकली आप 2 आपसे 20 सवाल पूछ रहे हैं, आप 18 सवालों में सॉरी बोल दो ईमानदारी से। कोई ज़रूरी नहीं है दुनिया का हर सवाल का उत्तर वहाँ येस में देना हो, है ना? तो आप सॉरी बोल दो, आपके बहुत अच्छे नंबर लोगों के आते हैं सॉरी पे भी। लेकिन मतलब आ नहीं रहा, फिर भी आप टाँग पूछ बोल रहे हो। फिर भी आप टाँग पूछ बोल रहे हो तो बहुत गड़बड़ बात है। इवन मुझे मतलब थोड़ा-सा बच्चों से मैं रुष्ट भी रहती हूँ। एससी-एसटी के जो बच्चे आते हैं ना, तो एसटी के बच्चे एसटी कानून को भी नहीं जानते अच्छे से। उनको ये भी नहीं पता अभी तक। नहीं जानते इसमें क्या बड़ी बात है कि कोई हालाँकि विशेष बात भी नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की हर बात को जानें। भई कौन-सी धाराएँ हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं, नहीं पता। लेकिन फिर भी वो जनजाति शब्द कह के उलझ जाते हैं। तो जनजाति शब्द बोल के और फिर उसमें इतना गोल-गोल घूमते हैं और फिर एग्ज़ामिनर जनजाति से संबंधित उनसे हज़ारों सवाल पूछता है और फिर वो अपनी ही जनजाति पे उत्तर नहीं दे पाते। इसलिए हमको वहाँ ये सब नहीं दिखाना, सिंपल ईमानदार रहना है, जो आ रहा है ठीक है, यस सर और नहीं आ रहा सॉरी सर, बात खत्म। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, मुझे याद नहीं है, बस मैं भूल गया हूँ। बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं। सही कह रहे हो। वो आपके इंटरव्यू पैनल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जैसे कितना जानते हैं टॉपिक से, बैंकिंग से हट हाँ, ऐसे ही पूछा जाता है ऋचा, ऐसे ही पूछा जाता है। और इवन कुछ तो हालाँकि वहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव लोग होते हैं, कभी आपसे ऐसे सवाल नहीं होंगे जो आपके मतलब आपको दिक्कत करें क्योंकि वो सब लोग इसीलिए बैठे हैं आपको लेना है। वो आपकी इंटेलिजेंसी की परीक्षा थोड़ी है। इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू नहीं होता। आरपीएससी में इंटरव्यू शब्द का उल्लेख नहीं है। आरपीएससी के जब आर्टिकल्स को देखते हैं तो कहीं इंटरव्यू शब्द का उल्लेख नहीं है। इंटरव्यू की जगह पर्सनल एनालिसिस टेस्ट शब्द लिखा हुआ होता है ना। वो आपका व्यक्तित्व निरीक्षण की परीक्षा है। जो पढ़ के इंटेलिजेंस से तो आप प्री और मेंस में दिखा पाए ना, दिखा दिया। अरे आप इंटेलिजेंट हो, तभी 8 लाख लोगों में से आप 22,000 में पास हुए और उनमें भी आप होशियार की पूंछड़ी वीवीआईपी लोग हो, तभी आप ढाई 2,000 लोगों में पास हो रहे हो। तो 8 लाख लोगों में छट के 2,000 पे आ गए, तो काहे के इंटरव्यू लेना आपका? इंटरव्यू नहीं है वो पर्सनल एनालिसिस टेस्ट है कि आपकी हाजिर-जवाबी कैसी है? आप कोई भी अचानक से विरोध या विद्रोह की स्थिति आती है तो उसको हैंडल कैसे करते हो? आपके कोई डीप या कोई नेगेटिव सवाल आपके सामने होता है तो आपके फेस का एक्सप्रेशन क्या है? ये सब सिंपल चीज़ें देखी जाती हैं। कहीं इंटरव्यू में वो बच्चे ऐसे रट्टे मार-मार के जाते हैं तथ्यों के, नहीं याद करने, तथ्य-वथ्य कुछ नहीं। पूरा-पूरा इंटरव्यू आपके उसमें भी चल जाता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, कोई तथ्यात्मक कोई नहीं पूछेगा प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है ना? गर्ल्स से स्थिति ये है, आज तो मुझे लग रहा है मुझे इंटरव्यू पे आप लोगों की क्लास अलग रखनी चाहिए, ऐसा कभी फील होता है मुझे। स्टूडेंट की तो छोड़ो, वो एक दिन एक इंटरव्यू में एक मैंने बच्चे लड़के को पूछ लिया कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है ना? सिंपल सवाल पूछा। तो उसने इधर-उधर बताया पर वो सही नहीं बताया। कि मैम वुमेन एम्पावरमेंट को मुझे लगता है मतलब पहले इंटरव्यू में तो नहीं बताया, फिर बाद में जब हमने उनको फीडबैक दिया तो मैंने उस बच्चे को कहा कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे नहीं बता पाए, तो उसने मुझे हँस के कहा मैम वो इसलिए नहीं आया कि वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिलाओं को देखना चाहिए, हम पुरुषों को तो क्या हम तो क्या करेंगे? तो मैं कहा चल एक बात छोड़ यार ये तो बता कि वुमेन एम्पावरमेंट छोड़ मैन एम्पावरमेंट क्या होता है? आदमी सशक्तिकरण क्या होता है? महिला सशक्तिकरण तो छोड़ व्यक्ति पुरुष सशक्तिकरण बता दे, महिला सशक्तिकरण नहीं तो? भाई चलो महिला सशक्तिकरण तेरा टॉपिक नहीं है, पुरुष सशक्तिकरण तो तेरा टॉपिक है। और इवन मैंने कहा जब महिला आयोग कोई ज़्यादा गड़बड़ कर देता है तो मैंने कहा लोग पुरुष आयोग की डिमांड करते हैं आजकल तो करने लग गए।
लोग तो आदमी कहते हैं कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के साथ ही होता है, पुरुषों के साथ भी होता है ना? तो तो मुकेश पारिक जी मुकेश ये क्या पारिक जी नमस्कार। तो फिर उस बच्चे ने उलझ गया। वुमेन एम्पावरमेंट की एक सिंपल परिभाषा होती है, आप भी सुन लीजिएगा सब लोग। अच्छा, मैं बच्चों को अच्छे से जोड़ देती हूँ। थैंक यू सो मच सर। वुमेन एम्पावरमेंट को अगर हम परिभाषित करें तो भारत सरकार के द्वारा और जो हमारे जो आयोग है उनके द्वारा, जो महिला आयोग है उसने जो वुमेन एम्पावरमेंट की कोटेशन दे रखी है वो ये है कि जब निर्णय और निर्णयन की प्रक्रिया में महिलाओं की उचित भूमिका प्लस भागीदारी दोनों दर्ज होती है, उसको कहा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट। अब देखिए स्थिति क्या है। हम महिलाओं की उचित भूमिका तो है, राजस्थान में भी है, भारत में भी है। राजस्थान की बात करें तो पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण है। इसका मतलब महिलाओं की भूमिका तो है। बोलो है कि नहीं? भूमिका तो है। लेकिन भूमिका तो है, लेकिन जब महिला की पद है तो भी वो सरपंच पतिर, पंच पतिर, विधायक पतिर, सांसद पति कहां से हो गए? भागीदारी तो बिल्कुल नहीं है, भूमिका ही है बस। तो वुमन एम्पावरमेंट तो तब होगा ना जब भूमिका भी महिला की हो और भागीदारी भी महिला की हो। बोलो सही बात है। महिलाएं निर्णय की प्रक्रिया में तो निर्णयन में नहीं है। निर्णय करने डिसीजन में तो है, डिसीजन मेकिंग तो है उनकी, उनके हाथ में दे रखी है, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में महिला को देखा है क्या आज तक? तो जब निर्णय और निर्णयन की प्रक्रिया में महिला की उचित भूमिका और भागीदारी दोनों रखी जाएगी, तब जाके वुमेन एम्पावरमेंट होगा। अदरवाइज तो ये किताबी हवाई पुलाव ही है एक तरह से। बोलो सही बात है कि नहीं? इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट और इतनी बेसिक बात बच्चे नहीं बता पाते। इस किताबों के रट्टे लगाने से लोगों को लगता है कि सब ठीक होता जा रहा है। लोग ताज्जुब होता है मीना मजुमदार को नहीं जानते, जो कि हिंदुस्तान में महिला एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा खंबा है, नहीं जानते लोग। लोग टवार्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट को नहीं जानते, लोग सिमोन द बाउर को नहीं जानते, लोग सेकंड सेक्स को नहीं पढ़े आज तक, लोग सहजीवन को भी नहीं जानते। लव इन रिलेशनशिप थ्योरी पे भी अगर बोलना पड़े, सहजीवन पद्धति पे, तो लिव इन रिलेशनशिप नहीं आता लोगों को क्या होता है। लव जिहाद जानते हैं, लव जिहाद तो हमारे बेटे खूब जाने, और तुरंत ऐसे कहते हैं ओहो मध्य मध्य प्रदेश पहला राज्य बनता जा रहा है अभी भारत का जो लव जिहाद के खिलाफ कानून ला रहा है। उसके बाद भी महाराष्ट्र लाएगा, राजस्थान भी लाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं लाएगा क्योंकि वहां तो सबसे ज्यादा है ही मुसलमान है ना, तो वो अभी नहीं लाएंगे। बाकी ये राज्य हैं जो कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने तो पहल भी कर दी। तो सब जानते हैं उस बात को, लेकिन किसी बंदे से पूछ लो कि तू लिव इन रिलेशनशिप पे अच्छा सा बोल जा, हवाई खराब, खत्म है वहीं पे। ऐसा है जी। खैर चलिए, सही बात आप बोल रहे हो। प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी, हाँ यही तो बात है मोहित। और देखो प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी मेरे में भी है। देखो कहाँ फिरोज तुगलक पढ़ाते पढ़ाते महिला एम्पावरमेंट कहाँ से कहाँ ले जाते हो। ये आप ही की शक्ति है। ऐसा ही होना चाहिए एक विद्यार्थी को कि टीचर की क्लास कुछ हो और फिर टीचर को इतना घुसा दो कि किसी दिन मजे मजे से कोई दूसरी क्लास ले लो। अच्छी चीज चल रही थी तो बोली गई, और इसी में थोड़ा टाइम निकल गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वापस लौटते हैं हम, फिर कभी बताएंगे आपको कुछ चीजें। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है साथियों, जिसने फुतुहात ए फिरोज शाही नामक अपनी कृति लिखी। और मतलब ये आत्मकथा है इसकी, और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये फारसी भाषा में लिखी गई है। आप ये भी याद रखिए, जो सल्तनत काल था, सल्तनत काल के जो भी सुल्तान थे, उनकी राजकीय जो भाषा थी ना, वो कौन सी थी जी? राजकीय भाषा उनकी फारसी ही रही है। तो ज्यादातर जो पुस्तकें आपके सामने आएंगी वो सब फारसी में आएंगी। कुछ अपवाद आएंगे अरबी में, तुर्की में। जैसे अरबी में कल हम पढ़ रहे थे, इब्ने बतूता ने किताब उल रोहेला जो लिखी है वो अरबी भाषा में। आगे तो तुजुक ए बाबरी ग्रंथ आएगा, बाबर अपनी आत्मकथा लिखेगा, वो सॉरी रोहेला थी, किताब उल रोहेला अरबी भाषा में थी। तुजु के बाबरी आगे पढ़ाऊंगी आपको, वो तुर्की भाषा में होगी ना। तो कुछ इक्की दुक्की किताबें ही हैं जो अरबी तुर्की में मिलेंगी, बाकी ज्यादातर जो किताबें हैं सल्तनत काल की वो सब आपको कौन सी भाषा में नजर आएंगी जी? फारसी भाषा में ही नजर आएंगी। आगे देखिए प्यारे साथियों, इसके बारे में एक बात और बताएं। ये जो व्यक्ति था आपका फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक के लिए कहा जाता है कि इसके कार्य अकबर के समान लोक कल्याणकारी थे। और इसीलिए आगे चल के इतिहासकारों ने इसकी तुलना किससे की है जी? इसकी तुलना अकबर से की है। और दो बड़े इतिहासकार, यूरोपियन इतिहासकार हैं, एक का नाम है हेनरी इलियट, इडियट नहीं, हेनरी इलियट, और एक का नाम है एल्फिस्टन। इन दोनों इतिहासकारों ने कहा है कि फिरोज तुगलक था वो दिल्ली सल्तनत का एक तरह से अकबर था।
आगे चल के हाँ, आगे चल के हम ये भी देखते हैं, एक और इतिहासकार है जिनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। कौन-सा बर्नी जी? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने एक सुंदर कृति लिखी है, तारीख-ए-फिरोज़शाही। इसका दरबारी इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी, फिरोज़ शाह तुगलक का। इस जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज़ शाह तुगलक के लिए लिखा कि फिरोज़ शाह तुगलक एक सच्चा मुसलमान था। एक सच्चा मुसलमान था। अब आपके यहाँ हवाई उड़ गई। अब बात ये है कि सच्चा मुसलमान क्या होता है? सच्चा मुसलमान क्या होता है? कुछ तो बच्चे हैं बताओ ना। पहलवान खान सच्चा मुसलमान क्या होता है? परवेज़ आलम आलम और पहलवान खान दोनों बताएँगे, सच्चा मुसलमान क्या होता है? अब पढ़ने-पढ़ने में हम इसको सरसरी नज़र से पढ़ जाते हैं कि सच्चा मुसलमान मतलब ठीक है, सच्चा होगा। सच्चा का मतलब सच बोलना नहीं होता। सच्चा का मतलब होता है वह मुसलमान जो शहादा पे ध्यान दे, वह मुसलमान जो सलात पे ध्यान दे, वह मुसलमान जो सोम पे ध्यान दे, ठीक है? वह मुसलमान जो ज़कात पे ध्यान दे और वह मुसलमान जो हज पे ध्यान दे। जो इन 5 सिद्धांतों पे चलता है ना, 5 सिद्धांतों पे, उसी को प्यारे साथियों इस्लामिक कानून में हम सच्चा मुसलमान बोलते हैं, पाक मुसलमान बोलते हैं। डी कार्तिक मेघवाल जी नमस्कार, महेश चंद सैनी जी नमस्कार। शहादा क्या होता है? शहादा का मतलब होता है गवाही देना। जब मुसलमानों के घर में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो स्कूल में बाद में भेजा जाता है। पहले उसको नज़दीकी मदरसे में भेजा जाता है। जहाँ मौलवी या जो काजी साहब होते हैं, वो उसे शहादा करवाते हैं या घरवाले करवा देते हैं। शहादा में वो बच्चा गवाही देता है बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम की। हे अल्लाह ताला तू एक है और मैं तेरे द्वारा इस धरती पे भेजा गया एक नेक बंदा हूँ। तेरी रहमत मुझ पे सदैव बनाए रखना ताकि मैं सदैव पाक कार्य कर सकूँ और मुझे मेरी मतलब जब जब भी मेरे को खत्म हो मेरा ये शरीर तो मुझे जन्नत नसीब हो, इस काबिल बनाना, इसको कहा जाता है शहादा। हर मुसलमान करता है। इसको करने के बाद में ही वो मुसलमान माना जाता है। दूसरी बात सलात, दूसरी बात क्या करना पड़ता है जी? सलात। सलात का मतलब क्या होता है जी? सलात का मतलब क्या होता है? अरे इस्लामिक कानून वालों को भी नहीं पता? सल नहीं पता मैम। अच्छा, सला अरे सलाद कौन लिखियो मेरा बाप, मैं समझ गई आगे तो। इंदौरा टावर कह रही मम्मी सलाद, मतलब वो सच्चा मुसलमान होता है जो सुबह शाम गाजर मूली का सलाद खाता है। अरे सलाद लिखा है सलाद, क्या लिखा है? सलाद। मैं मीनिंग नहीं पता। अच्छा, सलाद का मतलब होता है सामान्य, आप पता है आपको? ये लो, सलाद का क्या मतलब क्या होता है? नमाज। एक सच्चा मुसलमान वो होता है जो 5 टाइम की नमाज करता है, यानी 5 टाइम की जो सलात करता है, उसको कहा जाता है सच्चा मुसलमान। ये दूसरी विशेषता है एक सच्चे मुसलमान की। तीसरी होती है सोम। सोम भी आप नहीं जानते, सामान्य शब्द लिखूँगी समझ जाओगे। सोम का मतलब होता है रोज़ा। एक सच्चा मुसलमान वो होता है जो रमज़ान के पाक महीने में 30 दिन का उपवास रखता है, पापों से प्रायश्चित होने का। ठीक है? उसको हम बोलते हैं सोम। और ज़कात आप जानते ही हो, ज़कात बेटा ज़कात एक धार्मिक कर होता है। प्रत्येक मुसलमान को अपनी शुद्ध जो आय होती है, उसका 2 से ढाई प्रतिशत गरीब लोगों को दान कर देना चाहिए। ये कुरान शरीफ कहती है, ठीक है? ये होता है ज़कात। और हज का मतलब ये होता है कि प्रत्येक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में एक बार जो नबी का शहर है, जो पवित्र शहर है यानी मक्का और मदीना, वहाँ की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। करते हैं ना? आज भी हमारे करते हैं, बाहर से जाते हैं लोग हज यात्री। अभी हज हज चालू होने वाला है, वीज़ा मिल रहा है लोगों को, है ना? सरकार बाकायदा उसपे सब्सिडी देती है ना लोगों को। हाँ, तो प्यारे एक उम्र के बाद में हम उनको हमारे पूर्वज घर वालों को हम हज के लिए भेजते हैं। तो ये जो 5 चीज़ें जो व्यक्ति करता है, उसको कहा जाता है सच्चा मुसलमान। और प्यारे साथियों, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख-ए-फिरोज़शाही में ये बात लिखी है, फिरोज़ तुगलक एक सच्चा मुसलमान था, मतलब वो शहादा किया था, मतलब वो नमाज़ पढ़ता था पाँचों टाइम का, मतलब वो रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखता था, मतलब प्यारे साथियों उसके द्वारा बाकायदा अपनी आय का 2 से ढाई प्रतिशत गरीब लोगों के लिए खर्च किया जाता था और मतलब उसने एक बार तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर मक्का और मदीना की यात्रा की होगी। बोलो सही बात है। ज्योति राठौड़ जी नमस्कार, अनिल टुंडवाल खेतड़ी से जुड़े हैं, नमस्कार सर। क्लियर, यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत आई तो बताओ? आगे चल के देखिए प्यारे साथियों, अलाउद्दीन सॉरी फिरोज शाह तुगलक है, उनको हम कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहते हैं। कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान का मतलब क्या होता है? दोनों शब्द साथ आ रहे हैं देखिए, कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान, ये इनका उपनाम है, निरंकुश सुल्तान। सुल्तान बेटा, कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान का मतलब कल्याणकारी किसके प्रति? जनता के प्रति। निरंकुश किसके प्रति? विद्रोहियों के प्रति। एक श्रेष्ठ राजा की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है
कि वो अपने विरोधियों के प्रति, अपने दुश्मनों के प्रति सदैव कट्टर हो, तानाशाह हो, निरंकुश हो। जो आपका कहना नहीं करते, उनके प्रति सदैव आपको कैसा होना चाहिए? आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड आर द लॉज। मैं ही राज्य हूँ। मेरे मुंह से निकला एक-एक शब्द कानून है, मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो गो टू माई स्टेट या जो भी हमारा एम्पायर है, आप जा सकते हो छोड़ के, कोई तकलीफ नहीं है। इतना मजबूत एक शासक को होना चाहिए, राजतंत्र के शासक को। लेकिन जब बात आए प्रजा के हित की, प्रजा के कल्याण की, तो अपनी जी जान लगा दीजिए। चाहे उनके लिए युद्ध करने की बात हो और चाहे उनको कोई दान देने की बात हो, तो दोनों गुण इस व्यक्ति में एक साथ पाए जाते हैं। ये अपने प्रेमियों के प्रति, जो अपनी प्रजा है भोली भाड़ी, उसके प्रति कल्याणकारी राजा है, और जो प्यारे साथियों, जो इसके विद्रोही लोग हैं, इसके दुश्मन लोग हैं, इसके इसके विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके प्रति एक कट्टर एक मुस्लिम शासक है। बोलो सही बात है। इसीलिए इसको हम कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान के नाम से भी संबोधित करते हैं इतिहास में। आगे देखिए, यहाँ तक कोई खास बात नहीं है। खास बात तो आप तब देखोगे जब इसके द्वारा किए गए कार्यों को हम पढ़ेंगे और आप ताज्जुब कर जाओगे कि मैं इतने अच्छे कार्य, इतने अच्छे डिपार्टमेंट आज नहीं है हिंदुस्तान में, किसने बताए? इसका गुरु कौन था? एक बार उसके चरण चूमना चाहते हैं कि जिसने इतनी अच्छी-अच्छी योजनाएँ बनाई। देखिए जी क्या-क्या है इसके बारे में। देखो, अच्छा ये गुरु नहीं है, आप सोचो ये तो बड़ा आपका आपका मोटा बच्चा है ना, इसकी बात नहीं करें, आगे चलते हैं ना, इसके गुरु-वुरु को, इसके कार्यों को देखते हैं। ये मेरी क्लासेस ये आजकल क्या हमको ये फॉर्मेट है ना, ये तामझाम है ना, आप ऐसे मत सोचो कि मैम अपना प्रचार कर रही है। मुझे प्रचार की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप सब जानते हो मेरे लिए, है ना? तो लेकिन ये अनअकैडमी का फॉर्मेट है। ये सभी एडुकेटर को अब कुछ ने चालू कर दिया होगा, कुछ को 1-2 दिन में करना पड़ेगा, इसी फॉर्मेट में पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हमारी मजबूरी है, ये अब आपको हर दिन यहाँ दिखेगी। आगे देखिए, ये मेरी क्लासेस के लिंक है। जो और क्लासें होती हैं, जैसे ये मेरी स्पेशल क्लास है, ये मेरी प्लस की क्लास है। जैसे कभी भी आपको क्लास के लिए भटकना नहीं पड़े, ये अगर आप पीपीटी है, जब चाहो ज़िंदगी में इस पे लिंक पे जाओ और जाके इस क्लास को आप देख सकते हो रिपीट में। हाँ, प्यारे साथियों देखिए इसके बारे में। पिता रज्जब मलिक, माता बीबी जेला है। पहला राज्याभिषेक भट्टा में करवाया, दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया। हेनरी इलियट एल्फिंस्टन ने इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है। जियाउद्दीन बर्नी ने इस फिरोज शाह तुगलक के लिए लिखा कि सच्चा मुसलमान था। इसका अन्य नाम कल्याणकारी निरंकुश शासक भी मिलता है। फिरोज तुगलक ने स्वयं की आत्मकथा लिखी जिसका नाम था फुतुहात ए फिरोजशाही। ये पहला सुल्तान था जिसने आत्मकथा लिखी है। अपनी आत्मकथा लिखने वाला ये प्रथम सुल्तान था मित्रों। मोहित जैन कह रहा है मैम आपका वो अलग लगता रहा, प्लस क्लास में अलग लगते। एक्चुअली क्या है मोहित, ये ब्यूटी प्लस का कमाल है। ये किसका कमाल है? ये ब्यूटी प्लस का। तो इसमें क्या है, एकदम चेहरे के मेकअप वेकअप करके और ऐसे पूठरी छोरी बना रखा है ना, और जो सामने बैठा है ये बिना मुंह धोया और बिना 2 दिन से नहाया हुआ बच्चा है ना, तो बड़ा अंतर आता है। फोटो में तू भी घणो ही स्वरूप लागे, फोटो में तू भी घणो ही स्वरूप लागे, पर सामने देखा जाए तू वो तो सोनो थोड़ी है ना। तो ये एप्पल वाले फ़ोन से खींची हुई फ़ोटो है, और फिर बढ़िया उसको एडिट में जाके इस पे ब्रश-व्रश और ऐसे मेकअप-शेकअप और काजल-वाजल कई सारी चीज़ें की हुई है ना, और अब जो सामने वो दूसरा हूँ, तो ये कारण है ना। बल्कि वो कई बार तेरी गलती नहीं है, ऐसे कुछ लोग तो मुझे आज ये भी पता चल गया, मैं तो सोच रही थी छोरा शरीफ है, मैं तो इसलिए आता है क्लास के अंदर, ये फ़ोटो में जो अगर पूंछड़ो दिख जाए कोई, तो इको मतलब वो क्लास बढ़िया पढ़ासी, इया कोई गारंटी कोनी भाई साहब। फ़ोटो में तो घणा ही थे, विश्व सुंदरी लगा दो बिन कह को कबूतरी को ना काई करसो बिन देख रही बताओ। भाई वहाँ कोई मायने नहीं रखता। वो जो आपको पढ़ाए वो समझ में आना चाहिए, वो किताबों में आना चाहिए, वो एग्ज़ाम में आना चाहिए, ज़रूरी वो होता है। ऐसे आते हैं बहुत सारे, कई बार आके कहते हैं, मैम मानते हैं घणी यहाँ चोखी फ़ोटो दिखी, तो मैं सोचा बार की परिशार की छोरी देखण न चाला, मारा बेटा कहीं तो देखण नहीं आवा, मैं जान गई आज थारी बात है ना। और बैठे रहा को माथो खराब हो जाए बापड़ा ओ कहीं हो। सूरज की तलाश के वहाँ निकले चाँद दिखावो है। खैर जी, आगे देखो तो है ना। अच्छा हाँ, तभी तो बोला है मैम कि आपका अच्छा ये बात है क्या? बोला मैम कि आपका पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा हुआ। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा। इस ये सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है फ़ारसी भाषा में। इसका दरबारी इतिहासकार था प्यारे साथियों जियाउद्दीन बर्नी, अभी पीछे बात कर रहे थे। जियाउद्दीन बर्नी इसका दरबारी इतिहासकार था जिसने किताब लिखी थी, एक तो तारीख-ए-फ़िरोज़ शाही, एक तो किताब क्या है उसकी तारीख-ए-फ़िरोज़ शाही, और एक उसने किताब लिखी है फ़तवा-ए-जहाँदारी।
फतवा ए जहांदारी। ये दोनों किताबें जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है और बर्नी इस फिरोज तुगलक का क्या है जी, दरबारी इतिहासकार है। यही लिखा है मैंने, इसका दरबारी इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी ने तारीख ए फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी नामक दो किताबों की यानी दो ग्रंथों की रचना की है। अब देखिए प्यारे साथियों, इस व्यक्ति की मैं कुछ खास बातें बताऊं। पहली बात, फिरोज जो था, फिरोज का मतलब फिरोज शाह तुगलक की बात कर रही हूँ। फिरोज तुगलक बेटा दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने हजारों प्रकार के कर नहीं लगाए, टैक्स जो होते हैं जनता पे, सबको बंद कर दिया और बाकायदा इस्लामिक जो कानून है हमारे, जिसको हम शरीयत बोलते हैं, ठीक है, इस्लामिक जो कानून होता है ना मित्रों, उसको शरीयत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीयत। और उस शरीयत में भी जो धर्म से संबंधित कानून होते हैं उनको जवाबित कहा जाता है। क्लियर? ये तो आपको मध्यकालीन भारत में प्लस कोर्स पे हम अच्छे से पढ़ाएंगे। इस्लामिक कानूनों को शरीयत कहते हैं और शरीयत में भी जो धर्म से संबंधित कानून होते हैं उनको जवाबित कहते हैं। जो व्यक्ति शरीयत का या जवाबित का उल्लंघन करता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, उसके खिलाफ क्या जारी किया जाता है जी? फतवा जारी किया जाता है। बोलो सही बात है। उसके खिलाफ क्या जारी करते हैं हम? फतवा जारी करते हैं। और दूसरी बात, जो इसके विरोधी होता है, जो उसके विरोधी होता है शरीयत के या जवाबित के, उसको उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम क्या बोलते हैं? अरे खूब नाम सुनते हो आप। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद चलता ही रहता है इस मुद्दे को लेके। जो इसके खिलाफ चलता है उसको काफिर कहा जाता है। जो इसके खिलाफ चलता है उसको क्या कहा जाता है? काफिर। काफिर का मतलब ऐसे वास्तविक अर्थों में होता है, अरे नहीं रे, लव जिहाद क्या? काफिर का मतलब होता है धर्म विद्रोही। काफिर का मतलब क्या होता है? धर्म विद्रोही। लव जिहाद अलग होता है। कहाँ बावड़ा छोरा है। तो देखिए आप क्या कहना चाह रहे थे। तो फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था मित्रों, पहला सुल्तान था जिसने जो शरीयत में बाकायदा जो टैक्स जो मान्य हैं, जिनको पैगंबर्स ने भी स्वीकार किया, खलीफाओं ने भी स्वीकार किया कि ये ठीक है, ये एक शासक जनता से ले सकता है, लेना चाहिए भाई, क्योंकि राजा होता है वो अपनी जनता का सरदेशमुख होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है जनता का कल्याण करना। तो कल्याण वो जेब से थोड़ी पैसा पैदा करेगा, उसको टैक्स तो लगाने पड़ेंगे ना। तो शरीयत में 4-5 ही टैक्स ऐसे हैं जिनको सही माना गया है कि ये 4-5 ही टैक्स अपनी प्रजा से एक राजा को लेने चाहिए। और प्यारे साथियों, ये पहला सुल्तान था जिसने अननेसेसरी जितने भी टैक्सेस थे उन सबको खत्म कर दिया और अपनी प्रजा से उतने ही टैक्स लिए जो बाकायदा शरीयत में लिखे हुए थे। शरीयत में अब देखिए, पहला इसने जो टैक्स लगाया वो था जजिया कर। कौन सा कर था? जजिया कर। आप सब जानते हो। अब जजिया कर पूछते कई लोग क्या कहते हैं, मैम हिंदुओं से लिए जाना। गलत बात है, हिंदुओं से नहीं लिया जाता है जजिया कर। जजिया कर लिया जाता है गैर मुसलमानों से। गैर मुसलमान का मतलब क्या? जो भी हिंदू, जो भी मुसलमान नहीं है, वो सब गैर मुसलमान है। अब ऐसा थोड़ी है कि जजिया कर बौद्धों को छोड़ देंगे, एक जैनों को छोड़ देंगे, एक यहूदियों को छोड़ देंगे, एक पारसियों को छोड़ देंगे, सिखों को छोड़ देंगे। यानी जो मुसलमान नहीं है उस सबसे कौन सा कर लिया जाएगा? जजिया कर लिया जाएगा। तो ये जजिया कर था, ये प्यारे साथियों गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और जजिया कर था वो एक कैसा कर था जी? ये एक धार्मिक कर था। कैसा कर था मित्रों? ये एक धार्मिक कर था। अब देखिए धार्मिक कर का, बट ऐसा क्यों किया गया था मैम? बेटा बताते हैं भी क्यों किया गया था। देखिए जजिया कर था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जजिया कर था वो एक धार्मिक कर था। डी कार्तिक मैम, आपके पढ़ाने का अंदाज निराला है इसलिए पढ़ते हैं, बाकी आज दिन तक किसी मैडम से समझ नहीं आता है। अरे बाप रे। तो डी कार्तिक ये भी एक कंफर्म बात है, मैं दिखने में ही मैडम हूँ, बाकी मेरे में एक लखन मैडमों वाला नहीं है। ईमानदारी की बात तो ये है। मैं बस वो है कि भगवान ने बस वो फीमेल पता नहीं क्यों वो लास्ट में बढ़ाते टाइम गणित में उससे गड़बड़ हो गई, बल्कि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, मेरा बोलने का स्टाइल, मेरा रहने का तरीका सब कुछ छोरो जैसा ही है। ऐसा है बस। हाँ ये इतना, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी फीलिंग भी मतलब छोरियों के प्रति है। फीलिंग तो हालांकि लड़कों के प्रति है, ऐसे मैं मतलब विशुद्ध लड़की हूँ, पर वो लड़कियों वाला एक गुण नजर नहीं आता मेरे में ना। आगे देखो। गजब बंदे हैं ना यहाँ पे। हाँ यही तो बात है। तो देखिए स्थिति क्या है। जजिया कर था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था और एक धार्मिक कर था। मित्रों ध्यान रखिए, भारत के इतिहास में दो कर ऐसे रहे जो एक बार मुंह से निकल गए ना कि देने हैं, तो कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो उनको देने के लिए मना कर दे, वो देने ही पड़ेंगे। एक जजिया और एक चौथ।
चौथ तो आपको मैंने बताया एक दिन मराठों के द्वारा लिया जाता था। एक बार मुँह से निकाल दिया ना किसी मराठे ने, कि इस राज्य से चौथ लूँगा, तो चाहे वो जिंदा राज्य दे, चाहे उसके राजा को मरने के बाद में लिया जाए, पर चौथ वो लेंगे ही लेंगे। वो एलआईसी की तरह था जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। उसी प्रकार से जजिया कर है। जजिया कर को पहले क्या किया जाता था? भू राजस्व कर के साथ ही वसूल कर लिया जाता था। और जजिया कर के पीछे ये था, जजिया कर को जो भी कोई व्यक्ति जजिया कर देगा, उसको 2 चीज़ें मिलती थी। एक तो क्या, उसके शरीर की और उसके धन की जो रक्षा है, उसकी गारंटी राज्य लेगा, कि तुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तू कभी भी आधी रात को व्यापार कर, कुछ भी कर, तेरे शरीर की, तेरी संपत्ति की, तेरे पशुओं की, सबकी रक्षा की ज़िम्मेदारी राज्य की। कुछ भी होता है, राज्य उसका ज़िम्मेदार है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो जजिया कर व्यक्ति देगा, उसको सैनिक सेवा से मुक्ति दे दी जाती थी। क्योंकि आजकल तो हम फौज में भर्ती होने के लिए कई काम करते हैं, पहले लोग जाना नहीं चाहते थे सेना में, है ना? 7 समुद्र पार की यात्रा करने को निषेध माना गया है हमारे धर्मों में, हम ठीक नहीं मानते। तो लोग जाना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती भर्ती करवाए जाते थे लोगों को, तो जो जजिया कर देगा उसको छूट दे दी जाती थी कि तू चाहे मत आ। अब बात ये है कि मैम ये फिक्स कैसे है? मना कर दे कोई, मैं नहीं दूँगा। प्यारे साथियों, इसके पीछे तर्क ये रहा करता था कि आपको कहीं जजिया कर दूँ, तो आप कहोगे सर किस बेस पे? क्या आप धार्मिक हो? धर्म के नाम पे टैक्स तो लेना पड़ेगा। तो आप ये कहोगे, मान लो आप क्या कह सकते हो? नहीं सर, मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूँ, धर्मनिरपेक्ष हूँ, मानता ही नहीं। ओह माय गॉड! ये धर्म के खिलाफ बात कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैं धर्म को नहीं मानता। बिना धर्म को माने कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है क्या? इस व्यक्ति का समाज में कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये काफिर है, ये धर्म को नहीं मानता है। बीच चौराहे पे इसको खड़ा करके और आग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? आग लगा दीजिए। धर्म के विरोध में जाने की बात कर रहा है, जवाबियत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मतलब ही नहीं है, नहीं कह सकते आप ये बात, मार दिए जाओगे बीच चौराहे में। फिर आप क्या कहोगे? फिर आप क्या कहोगे सर? आप ये कहोगे कि सर मैं धार्मिक तो हूँ, पर मैं मंदिर-वंदिर में जाना और ये सब नहीं करता हूँ। मंदिर-वंदिर में नहीं जाता, मैं तो मन से भगवान को मान लेता हूँ। अरे तो फिर भगवान को चाहे मन से मान, चाहे टाँग से मान, चाहे नाक से मान तो रहा है ना तू? मान तो रहा है ना? जी साहब, मान तो रहा हूँ। तो फिर मान रहा है तो फिर धर्म के जजिया के दायरे में आ गया ना, दे जजिया कर। फिर हम क्या बोलेंगे? साहब मैं तो मन से भी नहीं मानता। ओह माय गॉड! मन से भी धर्म को नहीं मानता। 2 ही क्वालिटी हो सकती हैं, या तो खुद खुदा को, खुद जो खुदा है उसको खुदा की मानने की ज़रूरत नहीं। तो तू खुदा हो गया धरती पे, खुदा हो गया तो फिर तो पहुँचा दो ऊपर। खुदा होने का मतलब मिल गया मोक्ष, इसको तो मिल गई जन्नत। अब जीने का क्या मतलब? या फिर क्या है, तू पशु है, और पशु तो समाज में नहीं रह सकता, उसको तो बाड़े में रहना पड़ता है, बाँध के रखना पड़ता है। चल किसी चौराहे पे, बांधेंगे तेरे को, तो क्या करोगे आप? कुछ भी कर लो, आपको जजिया कर देना पड़ेगा मित्रों, सिंपल सी बात ये है। दूसरा कर होता था प्यारे साथियों जो इसने लगाया, वो है ज़कात। ज़कात कैसा कर था जी? ज़कात लिया जाता था केवल मुसलमानों से, और ये भी कैसा कर था? धार्मिक कर था। आपके बच्चा एक बच्चे ने पूछा था ना मैम, जजिया गैर मुसलमानों से किया, अरे उनसे भी तो ले रहे हैं। ज़कात केवल मुसलमान दे रहे हैं, वो भी धार्मिक कर है। तो यानी अपोजिट कर लीजिए, जजिया गैर मुसलमानों से और धार्मिक कर, ज़कात मुसलमानों से, ये भी कैसा कर है? धार्मिक कर है। आगे देखिए, बराबर हो गया, है ना? हालाँकि मात्रा में अंतर है, ज़कात कम लिया जाता है, जजिया ज़्यादा लिया जाता है, पर लिया ज़रूर जाता है। उनसे भी धर्म के नाम पे टैक्स लिया जाता था। तो ये थोड़ी न्यायप्रियता का एक हमको दृश्य दिखा रहा है। उसके बाद में आता था प्यारे साथियों खराज। फिर आता था खराज। प्यारे साथियों, खराज जो था वो फिर किससे लेते थे हम? खराज फिर से हम गैर मुसलमानों से लेते थे। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला था, और ये कैसा कर था जी? ये एक भू राजस्व कर था। भू राजस्व, आपकी जितनी खेती हो रही है, उस खेती का जो कुल उपज है, उसका 1/3 भाग या 1/2 भाग हम खराज के रूप में लेते थे, गैर मुसलमानों से लेते थे, और भू राजस्व का कर था। तो प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, उसर एक कर होता था, वो केवल और केवल मुसलमानों से लिया जाता था, और ये भी कैसा था प्यारे साथियों? ये भी भू राजस्व कर था। हालाँकि ये ज़रूर है, ये उत्पादन का मात्र 5 से लेके 10% होता था। तो देखिए अंतर बड़ा कहाँ आ रहा है, जो विरोध थोड़ा बहुत है, यहाँ ले रहे हैं 1/3 यानी 33% से 50% तक, और उनसे ले रहे हैं केवल 5 से 10%। अंतर है, लेकिन लिया दोनों से जा रहा है। ऐसा नहीं कि मुसलमान को बख्शा जा रहा है, भू राजस्व कर मुसलमान भी देंगे, ये है उस्र। एक और शब्द आता है उर्श, ये अलग होता है। उर्स प्यारे साथियों, कभी 2 मिनट पूछ ले तो घबरा मत जाना, ये उस्र है, ये एक भू राजस्व कर है। अगर उर्स पूछता है तो उर्स क्या होता है? सूफी संतों की दरगाह पे जो वार्षिक मेले का आयोजन होता है, उसको उर्स कहा जाता है। जैसे ख्वा
जब मोहिउद्दीन चिश्ती साहब का उर्स लगता है ना, शेख पंजा शाह का उर्स लगता है, नरहड़ की दरगाह झुंझुनू में उर्स लगता है। ये उर्स है, ये मेले हैं, वार्षिक मेले, ठीक है। आगे देखिए, ये 4 टैक्स तो ये तो 4 टैक्स लेता था फिरोज तुगलक। एक इसके अलावा और एक कर था जो जनता से नहीं लिया जाता था, जिसका नाम था खुम्स। नाम क्या था जी? खू आदा मैस है, खुम्स। ये भी एक कर है। कर जो खुम्स कर है वो जनता से नहीं लेंगे। खुम्स कर ये होता था जो मतलब अननेसेसरी या अनवांटेड, जिसका पता नहीं है हमको कि धन आए। जैसे सपोज करो हम तो लूटने जा रहे थे, मान लीजिए मैं तो लूटने जा रही थी भरतपुर को, सपोज करो ना, हालांकि भरतपुर वाला कोई चिढ़ जाएगा। अब बीच में लगा कि दोसा आ रहा है और दोसा को लगे हाथ निपटा लेते हैं, तो राजा ने तो जो योजना बनाई थी वो भरतपुर को लूटने के लिए बनाई थी, बीच में लगे हाथ सैनिकों ने दोसा को भी साफ कर लिया। दोसा को भी क्या कर लिया जी? साफ कर लिया। तो राजा को तो पता नहीं था ना, राजा को तो इस धन की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन वो तो सैनिकों की चतुराई से ही आया, सैनिकों की काबिलियत से ही आया। तो वो इस प्रकार का धन था। या मान लीजिए हम तो जा रहे थे उधर झुंझुनू लूटने के लिए, बीच में कोई बढ़िया पंडित जी, खाटू श्याम जी वाले ने कहा कि सीकर में बहुत सोना चांदी दबा पड़ा है, निकाल ले जाओ। तो हमने खोद लिया वहां सीकर में किसी खानवान को, गणेश्वर वगैरह में, और निकाल लाए सोना। राजा को तो पता नहीं था उसका, लेकिन हम तो निकाल लाए। हम तो हमारी काबिलियत से आया ना, तो वो तो राजा के लिए तो एक्स्ट्रा ही है, राजा के लिए तो एक्स्ट्रा ही है। इस प्रकार का जो कर होता था ना, जैसे कोई मान लो कि रास्ते में किसी को लूट लिया हो, या कोई भूमि में गड़ा खजाना हमको मिल गया हो, या बीच में कोई भामाशाह टाइप का मिल जाए, अपनी पूरी संपत्ति बीच में आगे दे जाएंगे, ले जाओ आप लोग। तो इस प्रकार का जो राजा के लिए अप्रत्याशित धन हुआ करता था, जिसकी राजा को उम्मीद नहीं होती थी, उसको कहा जाता था खुम्स। तो फिर जो धन होता था उसका 1/5वां हिस्सा तो राजा रख लिया करता था, और 4/5 भाग उन सैनिकों में बांट दिया जाता था जो लेके आते थे उसको, ताकि उनका उत्साह बना रहे, और वो अगली बार जब भी जाए तो जितनी बार जाए वो दोसा को और शिकर को लूट के लाए, है ना, ऐसा सोच के कर दिया जाता था। ये हुआ करता था खुम्स। तो ये 5 ही मतलब कर तो 4 ही लगाए उस व्यक्ति ने, एक ही एक्स्ट्रा कर था जो वहां चलता था इसके राज्य में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फिरोज ने इस्लामिक कानूनों द्वारा स्वीकृत केवल 4 टैक्स लगाए, जजिया, जकात, खराज, उर्स, और ये खुम्स एक अलग प्रकार का कर है जो भी राजा के राज्य में प्रचलित था इस फिरोज तुगलक के काल में। ये बात हुई। प्यारे साथियों, फिरोज तुगलक कहते हैं, यद्यपि आपको सवाल बताएं यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने सिंचाई हेतु नहरों के महत्व को समझा और नहरें निकाली। सुनील मालव जी नमस्कार। लेकिन हाँ, हमने अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जिसने एक विस्तृत तौर पे, यानी खूब बड़े क्षेत्र पे, खूब बड़े लेवल पे नहरों से सिंचाई करने की शुरुआत की, तो फिर नाम किसका आएगा? फिरोज तुगलक का। देखो, पहला व्यक्ति तो जिसने नहरों को सिंचाई के लिए आवश्यक माना या नहर बनाई, वो गयासुद्दीन तुगलक है। लेकिन कहें कि सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया, बड़ी नहरों का निर्माण किसने करवाया, प्रमुख नहरों का निर्माण किसने करवाया, तो नाम आएगा किसका? आपके फिरोज तुगलक का। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी बड़ी नहरें बनाई। उन 5 नहरों में लीलाधर ढाका जी 2 बहुत प्रमुख नहर थी, और पहली नहर का नाम इसने रखा था उलुग खानी नहर। उलुग खानी नहर नाम से ही पता चल गया होगा। उलुग खां किसका नाम था? अरे इसका भाई था ना, इसका भाई था, इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। पागल बादशाह इससे पहले आया था, सूबे पढ़ रहे थे, याद आ गया आपको? उसका रिश्ते में भाई लगता है ये। तो उसको बड़ा, जैसे आप सुबह दीवाने हो रहे थे ना और आपको बड़ी दया आ रही थी, तो इसको भी बेचारे को दया आई कि मेरे भाई में कोई कमी तो नहीं थी, मेरा भाई तो घना ही पढ़ा हुआ था, वहां पढ़ा, वो खुदा ने उसका साथ ही नहीं दिया, कभी डेस्टिनी ठीक नहीं थी। तो कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे को सदैव जिंदा रखूंगा लोगों की समर्थियों में। और बाकायदा इसने क्या किया, अपने भाई, आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या भी मिलता है? उलुग खां। और ये नाम किसने दिया था? उसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। और उलुग खां का मतलब क्या होता है? दुनिया का सुल्तान, सुबह में बताई थी आपको क्लास में। तो पहली जो नहर निकाली उसका नाम रखा इसने उलुग खानी नहर, अपने भाई की समृद्धि में बनाई। और ये जो नहर थी वो लगभग कहते हैं कि 150 मील लंबी थी। 150 मील लंबी थी। बेटा डिस्ट्रिक्ट अभी बता देती हूँ, तो खुद ही देख लेना कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ये नहर थी वो यमुना से निकाली गई थी, और यमुना नदी से लेके ये हिसार तक जाती थी। और उम्मीद करती हूँ हिसार हरियाणा में पड़ता है, जहां तक मैं जानती हूँ। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो यानी ये दिल्ली से लेके और हिसार हरियाणा तक के बीच में बनाई गई थी, और इसका नाम क्या था? उल्लू खानी नहर। बोल सही है। या और राज्य बताऊं? हरियाणा से समझ गया होगा। अरे हरियाणा का नाम सु समझ गयो के? हरियाणा कट्ठे पड़ा है। हाँ, जाना है तो कट्ठे पड़ा है। आगे देखो, समझ गया है ना? कितना बेहुदा सा सवाल पूछता है। थाउस नहीं है लोगों ने, मैं तू नहीं भी पूछतो ना जनाबी में बता देती, कोई टेंशन की बात को नहीं। पण यहाँ थेड़ी में सिरसु वावा आधी रात ने भाई आप पॉसिबल को नहीं, धीरे धीरे चाल छू तो।
अरे अच्छा हरियाणा, राजस्थान में हो! ठाडा ही लोग ही राजस्थान का, है ना? हरियाणा, राजस्थान में थार का मरुस्थल में बैठ रही इतनी बात आ रही है। मतलब वा बात होया करे ना वो कुतड़ी होया करे अभी के चाहे पूछड़ी के वहाँ 20 साल तक बा फूकनी गाल राख लियो, 20 साल बाद में काट जब ई मिलसी। तो मैं बोला तू जिंदगी भर भी मारवाड़ का दोहरा का वहाँ पड़े है, लेकिन तो भी तेरी अक्कड़ कौन गई आज तक, है ना? हरियाणा दूध दहिया का खाना बेटा, तू बकरी को पियो आज तक। कदे जायर देख रहा है हरियाणा, आंख हरी हो जैसी तेरी हरियाणा देख रहा है। आगे चलो। आगे देखिए दूसरी इसने नहर बनाई। दूसरी नहर का नाम था रज्जबबाही नहर। दूसरी इसने प्रमुख नहर बनाई है बेटा, जिसका नाम है रज्जबबाही नहर। और रज्जब किसका नाम है? ये अपने भाई के स्मृति में बनाई है। ये किसकी स्मृति में बनाई है? अपने पिता की स्मृति में बनाई है। किसकी स्मृति में बनाई है? अपने पिता की स्मृति में। इसके पिता का नाम रज्जब मलिक था ना, तो अपने पिताजी की स्मृति में इसने दूसरी नहर बनाई। और ये 96 मील लंबी थी। ये कहाँ पे कितनी मील लंबी थी जी? 96 मील लंबी। अब ये भी सुन लीजिए कहां से कहां तक थी। ये थी सतलज नदी से लेके घग्गर नदी तक। ये सतलज नदी से लेके घग्गर नदी के बीच में आपस में इन दोनों को जोड़ती थी। इस प्रकार फिरोज तुगलक के द्वारा दो प्रसिद्ध नहरों का निर्माण करवाया गया। वैसे टोटल 5 बनाई, लेकिन दो बाकी 3 लिफ्ट कैनाल है ना, छोटी छोटी नहरें हैं। बाकी 2 बड़ी नहरें, एक का उल्लुक खानी नहर नाम है, और उल्लुक खानी नहर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर 150 मील लंबी यमुना नदी से हिसार हरियाणा तक फैली हुई दूसरी रज्जबबाई नहर है। और ये अपने पिता रज्जब के नाम पे बनाई है। 96 मील लंबी है, सतलज नदी से लेके घग्गर नदी तक विस्तृत थी। मैं तो आज ये चाह रही थी कि आपको बहुत कुछ पढ़ाऊं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो आज कुछ पढ़ा ही नहीं पाई। बल्कि मुझे तो इसकी योजनाएं बतानी थी ईमानदारी से। तो इस व्यक्ति ने दीवान ए खैरात विभाग बनाया, इस व्यक्ति ने दीवान ए बंदगान विभाग बनाया, इस व्यक्ति ने दारुल साफा या सीफा खाना के लिए खोला, इस व्यक्ति ने बेरोजगार दफ्तर खोला। आरएस की तैयारी करने वाले बच्चे जब आरपीएससी टाइप पे एग्जाम नहीं देती तो कहला मैं नरेगा टाइप की योजना आपके लिए बना देता हूँ, 100 दिन की तो रोजगार की गारंटी आपको पक्की। इस व्यक्ति के द्वारा निकाह खाना खोला गया। प्रियंका मैम जैसे जो बूढ़े लोग हो गए जिनका ब्याह व्याह नहीं हो रहा, उनका बाकायदा पकड़ के ब्याह करवा दिया करता था। इसके द्वारा हज यात्रा के लिए प्रयास किए गए। इसके द्वारा लोक कल्याण विभाग को भी खोला गया। इसके द्वारा एक अनुवाद विभाग भी खोला गया। इसके द्वारा बाकायदा अशोक या अभिलेखों को ला ला के दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ वालों को दिल्ली में स्टेब्लिश करवाया गया, है ना। इसके बहुत सारे कार्य हैं जिनके आधार पे फिर आगे चल के इसकी तुलना महान कल्याणकारी शासकों में की जाएगी। पर कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कोई नहीं। इसी जो टॉपिक का आगे का बचाव आज तो मैंने महज इसमें 2-3 पेज पढ़ाए आपको। हाँ, ब्याह भी करवाता था बाकायदा, निकाह खाना खोद रखा था, है ना। पैसे वाले लोगों का नहीं करवाता था, गरीब बच्चियों का करवाता था। तो और पढ़ा दो, क्यों रुक रहे हो? क्ला एक्चुअली ये है ना कि मतलब 1 घंटे की क्लास लगा रखी थी। अब 1 घंटे क्लास का मतलब ये है कि मैं चाहे पढ़ाने के लिए 2 घंटे पढ़ा दो, पर वो हमारे रिकॉर्ड में 1 घंटा ही काउंट होगा। तो बेटर है कि मैं दोबारा से क्लास लगा दूँ, और दोबारा से क्लास लगा के इसको वहाँ पर वापस कंटिन्यू करूँ, ताकि आराम से मेरा भी भाई साहब समझा करो यहाँ थे या कहीं या समझो सगली चीज़ां पाछे भी यहाँ बोलो, समझो को नहीं के? हाँ, तो यहाँ पढ़ाने ते कैसे पढ़ा देशूँ कोई मेरे तकलीफ को नहीं, मने कहीं ज़्यादा जोर और रात में सोनो ही तो है। रात का आगे वार को नहीं हुआ, लुगाई का आगे कोई गाल को नहीं हुआ, सीधी-सी बात है। तो ते कैसे तो पढ़ा देशूँ, पर मैं ये चाहूँ हूँ कि बढ़िया तरीका हो 1 घंटा और इन रगड़ा बढ़िया, तो थोड़ा और समझ में आ जाया। तो सुबह 11 से 12 एक वापस वो स्पेशल क्लास राख देशूँ थारी ई फिरोज तुगलक पर ही। तो काल फिरोज तुगलक थारो टकाटक तैयार हो जाए इसी दिन की। ठीक है ना? हाँ, समझ रहे हैं मैम। आप जैसा अच्छा, चलो चलो तो थैंक यू सो मच। इसमें हालाँकि मैंने पीपीटी आगे डाल रखी है देखो, इसमें आपको टाइम मिले तो आप इसमें आगे चल के और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पढ़ के आ जाना, ताकि आप सवाल-जवाब पूछ सको मेरे से। वैसे तो मेरे सब्जेक्ट में कभी ज़रूरत रहती नहीं सवाल-जवाबों की, क्योंकि मैं खुद ही खूब सारी बोलती हूँ। लेकिन फिर भी मान लो हो, तो आप देख लेना। वर्ड्स थॉट है लाई इसके एंसेंट अच्छी हैं। हाँ, ये बात मेरी भी एंसेंट अच्छी है बेटा। ओके जी, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। और सब लोगों को शुक्रिया, और नाराज़ मत हुआ करो, मैं ऐसे मज़ाक करती हूँ सब लोगों से, है ना? कुछ लोगों को चिढ़ा देती हूँ, ऐसे सब लोग मेरे हो रहे। हाँ, बोलो क्या? कौन क्या-क्या कह रहा था? मैम आप देवता हो क्या? इंसान नहीं लग रहे। ओहो! तू चढ़ान रहने देवे है, क्याले चढ़ावा तेरा आधी रात ने? बार अतो मोटो आदमी चनाला पेट भरू पड़सी आ कती टूटसी तन बेरो भी ना। मैं सूर्य नमस्कार करे भी मोदी ने देख रहे, और भी मोदी के चक्कर में 4-10 दिन होगा। सीधी भी कौन सोच करवट का बड़ पर भी कौन सोच उल्टी पड़ी रहूँ पूरी रात। अब तू सोच,
तो तेरा रात ने देवता बना मेरो कई हाल कर सी ना, रहने दे तेरी ज्ञान पट्टी तेरे कहीं रहा, काल मिलना दिन 11 बजे। थैंक यू सो मच सब लोगों को। जय हिंद जय भारत। मैं मुगल और मुसलमान कैसे अलग अलग होते हैं, हाँ बिल्कुल, ये आपको सुबह हम बिल्कुल बताएंगे। देखिए मुगल काल को हम मुगल क्यों बोलते हैं, मैं सल्तनत काल वालों को सल्तनत इसलिए बोल देते हैं, सल्तनत का मतलब होता है राज्य, और जिन लोगों ने खलीफा के प्रसाद पर्यंत अपना राज्य प्राप्त किया उसको हमने कहा सल्तनत, और सल्तनत के मालिक सुल्तान, सिंपल। लेकिन मुगल काल वालों को मुगल क्यों बोलते हैं, सादिक अली जी सलाम वालेकुम। तो ये फिर हम ऐसा करेंगे। वैसे तो खैर आपको इसके बाद में जैसे कल ये पढ़ाऊंगी, कल रात को 9:55 पे आपको बाबर ही पढ़ाया जाएगा, तो बाबर पढ़ाया जाएगा तो फिर मुगल बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से इनको मुगल कहा जाता है। ये शाहरुख खान को फॉलो करते थे मुगल, इसलिए इनको मुगल कहते हैं। अब वो आप ये ढूंढते रहो कि गोरी खान वाला शाहरुख खान है क्या, ना ना, गोरी खान वाला शाहरुख खान नहीं, वो दूसरा शाहरुख खान है जिसको फॉलो करते थे, उसके नाम पे आगे उसका आएगा। फिर भी एक लाइन में आप पूछ ही रहे हो तो बेटा बता दूं, जो ये लोग है ना, बाबर वाला खानदान था, उसको उसको हमने चंगेज और मंगोलों का सम्मिश्रण माना है। वो चंगेज के वंशज भी हैं और मंगोल के वंशज भी हैं, है ना। तो मंगोलों के उत्तराधिकारी होने के कारण ये इतिहास में मुगल कहलाए। सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है ना। हाँ, तो हाँ, मंगोलों के उत्तराधिकारी हैं वो, इसलिए वो इतिहास में मुगल कहलाते हैं। वेरी सिंपल तो ये है। अब कौन से मंगोल के उत्तराधिकारी हैं वो कल हम एक ब्रेक में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, मदर साइड है ना, मैंने बताया ना, पितृपक्ष की ओर से ये 5वीं पीढ़ी के हैं और मातृपक्ष की ओर से 14वीं पीढ़ी के संतान थे ये चंगेज खां के। तो इसलिए फिर वो उधर से वो वंश आ रहा है, वो उस वंश को मानते हैं। और चंगेज खां का जो पुत्र था शाहरुख, उस शाहरुख के नाम पे ही इन्होंने राज्य बसाया था, चंगताई वंश। आगे आएगा, कल बताऊंगी, चलो 5 मिनट लगेंगे उसमें, बस ज्यादा नहीं है। ओके, तो चलिए चलते हैं जी, थैंक यू सो मच। और आप भी लोग नींद लीजिए। जय हिंद जय भारत और स्वीट ड्रीम सब लोगों को। लव यू ऑल।